तो सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो साथियों, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 एग्ज़ाम के लिए आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है साथियों, ये गणित की शिक्षण विधियों की क्लास नंबर दूसरी रहने वाली है। साथियों, इस क्लास में हम बात करेंगे गणित की शिक्षण विधियों के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चंस MCQ। साथियों, अगर आप ये क्लास को पूरी देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ 100% आपको इस क्लास से 3+ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम 27 फरवरी को। तो आशा और उम्मीद है कि आप इस क्लास को पूरी देखेंगे, एंड तक देखेंगे। अगर आप हमारे साथ 27 फरवरी तक बने रहते हो तो शिक्षण विद्या और साइकोलॉजी के MCQ पूरी की पूरी मैं आपको इस यूट्यूब चैनल माध्यम से करवा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे आज से ही, ठीक है, और नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? बताइए। गणित की शिक्षण विधियों का क्वेश्चन है कि जो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किस में प्रयोग होता है? साथियों बताइए इसका आंसर। सामान्य से विशिष्ट साथियों निगमन विधि का एक उदाहरण है। किसका है साथियों? निगमन विधि का। ऑप्शन आपका साथियों दूसरा हो जाएगा राइट आंसर। याद करने की सामान्य से विशिष्ट की ओर किसका है? निगमन। अगर आपका इसका उल्टा पूछने की विशिष्ट से सामान्य की ओर तो साथियों वो आगमन विधि का उदाहरण हो जाएगा। किसका? आगमन विधि का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। साथियों अगला सवाल है कि गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? गणित की किस विधि में हम सबसे पहले सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं? तो संश्लेषण में, विश्लेषण में, आगमन में, निगमन में? बताइए इसका आंसर। तो जो भी साथी यहाँ पे बता रहे हैं निगमन, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों नी से निगमन और नी से नियम और नी से ही निगमन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें सूत्र और नियम नियम होते हैं साथियों। निगमन विधि में सबसे पहले नियम दिए जाते हैं, उसके बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? डी निगमन ऑप्शंस। ठीक है, अगला है कि छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का जो तरीका होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? साथियों याद कर लेना, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए जो पढ़ाने का तरीका होना चाहिए तो वो कौन सा होना चाहिए? बताइए इसका आंसर। साथियों छोटी कक्षाओं में हम उनको रटा नहीं सकते, ठीक है, और न ही आगमन और न ही निगमन विधि का प्रयोग कर सकते, बल्कि छोटी कक्षा में ध्यान रखना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो मनोरंजन और खेल से ही क्या करते हैं? सीखते हैं, खेल से ही पढ़ते हैं। तो आप भली बात इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा यहाँ पे। आप करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल है कि निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हुआ है? तो लाभ हानि में, साइकिल चलाने में, सब्जियां खरीदने में, उधार लेने में? बताइए साथियों किसमें गणित का स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं हुआ है? साथियों अगर आप यहाँ पे देखते हो लाभ और हानि में, गणित के बिना लाभ और हानि स्पष्ट करना संभव नहीं है। सब्जियां खरीदना, तो आप सब्जियां खरीदते हो, ठीक है, तो आप ऐसे भी बोलते हैं कि 2 किलो 3 किलो, उसमें गणित आती हैं। उसके बदले में आप पैसे देते हो, उसमें भी गणित आती हैं। तो ये भी इसका स्पष्ट रूप से नहीं हो सकता। ठीक है, उधार लेना, उधार लेते हो तो उसमें भी आप गणित आते कि आप मुझे कितने पैसे उधार चाहिए, कि इतने 10,000 5,000, उसमें भी गणित का रोल होता है, उसमें भी गणित होती है। लेकिन साइकिल चलाने में कोई भी गणित का उपयोग नहीं होता, स्पष्ट रूप से नहीं होता है। ठीक है, साइकिल चलाने में आप क्या पेंडल मारते ही जाते हो, पेंडल मारते जाते हो, उसमें कहाँ गणित का उपयोग होता है? ठीक है, तो ऑप्शंस भी बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे पांचों क्वेश्चन मैंने स्किप किया है बिकॉज वो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं था। प्रोफेसर सुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य कौन सा होना चाहिए? साथियों प्रोफेसर सुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का जो प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? साथियों प्रोफेसर सुल्टजे कहते हैं कि गणित पढ़ाने का जो प्राथमिक उद्देश्य मानसिक शक्तियों का विकास करना। किसका साथियों? अगर आपको प्रोफेसर सुल्टजे आते हैं तो आपको मानसिक शक्तियों का विकास करना, ठीक है, मानसिक जो शक्ति होती है उनका विकास करना इन्होंने कहा था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला सवाल साथियों, अगला क्वेश्चन है कि जो विद्यार्थी
ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, ये कथन किसका है? साथियों, ऐसा किसने कहा था कि जो विद्यार्थी ज्यामिति को नहीं समझ सकते वो इस विद्यालय में नहीं आ सकते, ये कथन किसका है? तो साथियों, रट लेना, ये कथन है प्लेटो का है। किसका है? प्लेटो का है। प्लेटो ने कहा था कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं वो इस विद्यालय में नहीं आ सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है। अगला है कि आगमन विधि, आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? तो आगमन विधि में देखिए सूत्र स्थापित किए जाते हैं, सवाल को सूत्र के द्वारा हल करने के लिए किए जाते हैं, सवाल को समझने, सवाल को बनाने के लिए। देखिए साथियों, आगमन विधि में सबसे पहले क्या दिए जाते हैं? आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? उदाहरण दिए जाते हैं। उदाहरण से नियम की ओर चलती हैं, ठीक है। और क्या, और सूत्र दिए जाते हैं, स्थापित करने के लिए होते, सूत्र स्थापित करने के लिए होती है, ठीक है। सूत्र सबसे पहले नहीं दिए जाते हैं, बल्कि ये उदाहरणों के माध्यम से, किनके उदाहरणों के माध्यम से आगमन विधि में सूत्र और नियम को स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो ये आगमन विधि होती हैं, ये सूत्र स्थापित करने के लिए होती हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ए। अगला सवाल है कि खेल विधि के जन्मदाता, साथियों खेल विधि के जन्मदाता कौन है? बताइए इसका आंसर। सब साथियों, सभी क्वेश्चंस स्टार लगने वाला, एक भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सब के सब क्वेश्चन, 60+ क्वेश्चंस रहने वाले हैं, आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, ठीक है। खेल विधि के जन्मदाता कौन है? तो खेल विधि के जन्मदाता हैं हेनरी कोल्डवेल कुक। कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक। रट लेना खेल विधि। ये जो विद्या है ना, विद्या जितने भी विद्या हैं, 15 हैं, 16 हैं, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट विद्या हैं, ये सभी में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो कोई भी शिक्षण विद्या, उनमें ये समान रूप से रहती हैं। तो आप किसी गणित में पढ़ोगे, हिंदी में पढ़ोगे, खेल विधि समान ही है। तो खेल विधि का जन्मदाता साथियों हेनरी कोल्डवेल कुक हो जाएगा। ऑप्शन से बताने वाले सभी साथी करेक्ट है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी बाल्य केंद्रित विधि नहीं है? साथियों, बाल्य केंद्रित विधि इनमें से कौन सी है? वो नहीं है, बताइए इसका आंसर। साथियों देखिए, बाल्य केंद्रित कौन सी नहीं है? ये प्रोजेक्ट विधि है। प्रोजेक्ट कौन बनाते हैं? बालक बनाते हैं, तो ये बाल्य हैं, ठीक है। प्रयोग कौन करते हैं? प्रयोग करते हैं, प्रयोगशाला में प्रयोग बालक करते हैं, ये भी है। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं बालक, ये भी हैं। लेकिन व्याख्यान विधि ये बाल केंद्रित नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें व्याख्यान कौन करता है? व्याख्यान करता है शिक्षक करता है, व्याख्यान करता है शिक्षक करता है। और जो बालक होते हैं इसमें निष्क्रिय रहते हैं। क्या रहते हैं? बालक होते हैं वो निष्क्रिय रहते हैं, बिल्कुल क्या करते हैं, वो सुनते रहते हैं। तो ये क्या होगी यहाँ के व्याख्यान विधि कौन सी इसमें, सॉरी, केंद्रित विधि यहाँ पे कौन सी नहीं है? तो वो व्याख्यान विधि है, वो बाल केंद्रित विधि नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट। और तीनों को याद कर लेना, ये केंद्रित विधियां हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है? प्रोजेक्ट पद्धति का इसमें है वो दोष नहीं है, ठीक है, दोष नहीं है। तो देखिए, शिक्षण अपूर्व एवं विश्रृंखला शिक्षण होता है प्रोजेक्ट विधि में कि अपूर्ण होता है, तो बिल्कुल ये तो दोष है। वह सादी पद्धति होती है, वह मतलब खर्च वाली ये सादी पद्धति है, तो ये भी एक दोष है, ठीक है। संदर्भ पुस्तक की उपलब्धता होती है इसमें, तो ये भी एक है। तो वास्तविक जीवन से संबंधित ये नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन ये है कि परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त हैं? परियोजना विधि है, परियोजना विधि में मुख्य रूप से कितने सोपान हैं? तो 6 सोपान है। कितने हैं? 6 सोपान है। रट लेना, परियोजना विधि में कितने सोपान है? मुख्य रूप से 6 सोपान है, 6 सोपान। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला है कि खेल विधि के दौरान, अगला क्या है कि खेल के दौरान, ठीक है, खेल के दौरान राम 4 तीलियों से एक चतुर्भुज बना रहे हैं और कॉपी में निम्न सारणी बनाता है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। खेल के दौरान क्या है कि खेल के दौरान राम है, पहला यहाँ पे राम आ रहा है, 4 तीलियों में से एक चतुर्भुज बना रहे हैं और कॉपी में निम्न सारणी भी बनाता है। चतुर्भुज की संख्या इस प्रकार है, तीलियों की संख्या इस प्रकार है, ठीक है। उसकी इस प्रक्रिया से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ठीक है, तो निष्कर्ष यही निकाला जा सकता है कि राम खेल रहे हैं, राम गणित कर रहे हैं, राम खेल के साथ गणित कर रहे हैं, राम केवल खेल रहे हैं, गणित नहीं कर रहे हैं। साथियों, इसमें क्या हो रहा है कि राम खेल भी रहा है और खेल के साथ में गणित भी कर रहा है। क्या है? खेल भी रहा है और गणित भी कर रहा है। कैसे कर रहा है? देखिए, राम यहाँ पे 4 तीलियां से एक यहाँ पे चतुर्भुज बनाए तो गणित भी हो गई है, ठीक है। और क्या है? वो खेल के दौरान तो यहाँ पे खेल भी हो गया, ठीक है। ऑप्शन आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि बीज गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बताइए, बीज गणित शिक्षण का उद्देश्य बताना है। तो बीज गणित शिक्षण का उद्देश्य अंक गणित के सिद्धांतों की पुष्टि करता है, सूत्रों की सहायता से समस्याओं को हल करता है। तो ये
उपरोक्त दोनों सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपको दोनों याद रखने की बीज गणित के उद्देश्य हैं। अंक गणित सिद्धांतों की पुष्टि करता है और सूत्रों की सहायता से जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को हल करता है। अगला साथी सवाल है कि गणित के अध्ययन निगमन विधि के सोपानों का उचित क्रम दिए गए विकल्पों में से बताना। आपको बताना है कि जो निगमन विधि है ना, इन निगमन विधि के सोपानों का क्रम बताना है। ठीक है, निगमन विधि के जितने भी आपके साथ ये सोपान हैं, प्रकार हैं, ये आपको याद कर लेना, रट लेना कैसे भी करके। तो यहाँ पे निगमन विधि की जो सोपान है, सबसे पहले निगमन विधि का सत्यापन किया जाता है, क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद में उसका सामान्यीकरण किया जाता है, क्लियर है। उसके बाद में निरीक्षण किया जाता है, क्लियर है। उसके बाद में उदाहरण अंत में आता है। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे निगमन, अगर यहाँ पे आगमन होता, ठीक है, आगमन में क्या होता है, आगमन में होता है सबसे पहले उदाहरण सबसे पहले पहले दिए जाते हैं, किसमें, आगमन विधि में। अब यहाँ पे निगमन आ गया तो निगमन में इसका उल्टा हो जाएगा। आगमन का उल्टा क्या होता है, निगमन होता है। तो निगमन में क्या होता है कि उदाहरण होते हैं वो सबसे अंत में दिए जाते हैं, सबसे अंत में। तो आप इस प्रकार भी इसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, अंत में किसका, निगमन में उदाहरण अंत में, और आगमन में उदाहरण होते हैं वो सबसे पहले दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल इससे है कि किसी वर्ग या आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए गणित की कौन सी सेक्शन विधि प्रभावी हो सकती है। किसी वर्ग या फिर किसी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो गणित की कौन सी सेक्शन विधि प्रभावी हो सकती है, बताइए इसका आंसर। तो वो आगमन विधि हो सकती है। कौन सी होती है, आगमन विधि हो सकती है। क्यों, क्योंकि इसमें उदाहरण पहले दिए जाते हैं, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा यहाँ पे नहीं है। लिखित कार्य, मौखिक अभ्यास, श्यामपट्ट कार्य या फिर वाचन। गणित में इसमें कौन सा, इन जो चीजें हैं इसमें से कौन सा है वो गणित शिक्षण में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए गणित में देखिए लिखित कार्य इंपॉर्टेंट है, मौखिक अभ्यास किए जाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, श्याम पट पर लिखते हैं वो भी गणित में होता है, लेकिन बोलना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे नहीं देता है। तो डी आंसर आपका करेक्ट। साथियों अगला सवाल है कि वर्ग की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप किस सेक्शन विधि के द्वारा पढ़ाना पसंद करेंगे, बताइए। तो यहाँ पे देखिए वर्ग की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप किस सेक्शन विधि के द्वारा पढ़ाना पसंद करेंगे, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन या फिर निगमन विधि। तो हम इसका जो उपयोग करेंगे वो करेंगे विश्लेषण विधि के द्वारा। किसके, विश्लेषण विधि के द्वारा। साथियों विश्लेषण विधि में क्या होता है कि जो इसके टुकड़े करेंगे, ठीक है, टुकड़े कर करके हम इसका आंसर निकालेंगे, तो वो होता है विश्लेषण। और संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, जो टुकड़े होते हैं उनको जोड़कर एक सत्यापन करेंगे, पुष्टि निकालेंगे। ठीक है, तो संश्लेषण में जोड़ेंगे और विश्लेषण में उनका क्या करेंगे, उसका तोड़ करेंगे। ठीक है, उसको अलग अलग करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसका ऑप्शन जाएगा ए करेक्ट है। जिस सेक्शन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, बताइए ज्ञात से अज्ञात की ओर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी जो सूत्र होते हैं ना वो आपको याद कर लेने हैं आगमन और निगमन के। ये क्वेश्चन 100% है। तो देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर आगमन में हो गया, किस में हो गया, ज्ञात से अज्ञात आगमन में। और क्या हो गया इसमें, मैंने बताया था उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, और क्या हो गया, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये निगमन का हो जाएगा इसका उल्टा। ठीक है, फिलहाल ऑप्शन ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र सूत्र ज्ञात करने के लिए आप गणित की कौन सी शिक्षण विधि, सूत्र ज्ञात करने के लिए गणित की कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग। तो देखिए सूत्र हम ज्ञात करेंगे, हमें ज्ञात नहीं है सूत्र, तो सूत्र सबसे अंत में आएगा। सबसे पहले इसका उदाहरण दिया जाएगा, उदाहरण से कहाँ, उदाहरण से सूत्र या फिर उदाहरण से ये नियम की ओर चलती है। तो ऐसी कौन सी विधि है भाइयों, बताइए। तो निगम आगमन विधि हो जाएगा, आगमन विधि हो जाएगा। आगमन विधि में क्या होता है कि उदाहरण से कहाँ चलती है, उदाहरण से चलती है नियम या फिर सूत्र, क्योंकि हमें सूत्र होते हैं वो ज्ञात करने पड़ते हैं, पहले से ज्ञात नहीं होते हैं, ज्ञान करने के लिए। जो आपकी कौन सी गणित की शिक्षण विधि, तो आपकी आगमन विधि। अगला सवाल है कि शिक्षण की कौन सी श्रेष्ठ विधि जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उदाहरण से सूत्र, ठीक है, और क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती, बताइए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बिल्कुल आगमन बताने वाले सभी साथी करेक्ट रट लेना। स्थूल से सूक्ष्म, उदाहरण से सूत्र या फिर नियम, विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन चलती है, इसका उल्टा कर देना निगमन, इसका उल्टा निगमन कर देना। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि ह्यूरिस्टिक विधि में से पढ़ाने की किस समस्या से मुक्ति मिल जाती है। जो ह्यूरिस्टिक विधि है ना, ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है, ये पढ़ाने से किस समस्या से मुक्ति मिल जाती है, बताइए।
तो साथियों, अनुशासन एवं गृहकारी ह्यूरिस्टिक विधि कौन सी, जो खोज वाली विधि है ना, समस्या समाधान वाली, वही होती है ह्यूरिस्टिक। इससे जो पढ़ाने से क्या होता है कि मुक्ति मिल जाती है, अनुशासन और गृहकारी। इससे अनुशासन वो अच्छा रहता है। ठीक है। रेखागणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है? रेखागणित के लिए सर्वाधिक जो उपयोगी शिक्षण विधि है वो कौन सी है? तो रट लेना, रेखा गणित के लिए विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि है ना, ये रेखा गणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि है। अगला सवाल है कि किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी गणित की शिक्षण विधि कौन सी है? तो किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ठीक है, सर्वाधिक उपयोगी गणित की शिक्षण विधि कौन सी है? संश्लेषण, आगमन, विश्लेषण या फिर प्रायोजन विधि? तो वो आपकी हो जाएगी विश्लेषण विधि। कौन सी हो जाएगी? विश्लेषण। क्यों? क्योंकि हम उसके अलग अलग करके उसका ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अन्वेषण विधि को और किस नाम से भी जाना जाता है? अन्वेषण विधि को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो अन्वेषण विधि का मतलब होता है खोज विधि। ठीक है, खोज करना, अन्वेषण, किसी रहस्य की खोज करना, ये तो होता अन्वेषण का मतलब होता है, अन्वेषण या फिर अनुसंधान। लेकिन इसको ओवरऑल देखें तो ये खोज करना होता है। तो खोज करने वाली जो विधि है वो कौन सी है? ह्यूरिस्टिक विधि है। ह्यूरिस्टिक विधि है। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है साथियों? रीट की तैयारी करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्या आपके भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र निगमन विधि से संबंधित नहीं है? कौन सा इसमें जो सूक्ष्म सूत्र है जो निगमन विधि से संबंधित नहीं है? सामान्य से विशिष्ट, नियम से उदाहरण, स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल या फिर अज्ञात से ज्ञात की ओर? तो कौन सी है वो सूत्र हैं वो निगमन विधि से संबंधित नहीं है? तो देखिए, निगमन विधि में क्या होता है? निगमन विधि में सबसे पहले ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। देखिए इसमें क्या आगमन क्या होता था कि विशिष्ट से सामान्य, अब निगमन को जाएगा सामान्य से विशिष्ट। ये नियम से उदाहरण, स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल, लेकिन अज्ञात से ज्ञात होती हैं। कौन सी? अज्ञात से ज्ञात होती हैं आपकी आगमन विधि। कौन सी होती है? आगमन विधि। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन से कि रेखागणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है? रेखागणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि की बात करें तो कौन सी हो जाएगी रेखागणित के लिए? तो रेखागणित के लिए जो सर्व उपयोगी है वो विश्लेषण एवं संश्लेषण हो जाएगा। अभी हमने इसकी बात की थी। अगला सवाल है कि गणित शिक्षण की कौन सी विधि जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये हर, आप देखोगे ना शिक्षण विधि में अज्ञात से ज्ञात जो सोपान है, सूत्र हैं, वो आपको याद करने ही होंगे। तो ये विश्लेषण विधि में ऐसा होता है किसमें? अज्ञात से ज्ञात की ओर। और साथियों, ज्ञात से अज्ञात की ओर किसमें होता है? आप बता देना कमेंट करके। और आगमन विधि किसका मार्ग है? खोज का, अनुसरण का, अनुसंधान का, तीव्रता का? बताइए इसका आंसर। आगमन विधि है वो किसका मार्ग है? तो आगमन विधि है वो किसका मार्ग है? तो ये खोज का मार्ग है। किसका है? खोज का मार्ग है। आगमन विधि है किसका मार्ग है? खोज का मार्ग है। निगमन विधि किसका मार्ग है? आगमन विधि तो खोज का है, निगमन विधि किसका मार्ग है? तो निगमन विधि है ये अनुकरण का मार्ग है। अनुकरण का, क्यों? देखिए आप इसको समझिए, निगमन विधि है ना, निगमन विधि ये अनुकरण है। अनुकरण मतलब रटने पर इसका बल दिया जाता है, रटने पर। ये एक अमनोवैज्ञानिक है। कौन सी? निगमन अमनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें ज्ञान है वो स्थायी रूप से नहीं होता है। ठीक है, इसमें ज्ञान स्थायी रूप से नहीं होता। और इसका आप उल्टा करोगे ना, इसका आप उल्टा करोगे तो आगमन हो जाएगा। आगमन में क्या होता है? अनुकरण नहीं होता है इसमें, बल्कि इन पे खोज की जाती है। क्या होती है? उदाहरणों के माध्यम से खोज की जाती है। ऑप्शन आपका इसमें ए, और इसमें हो जाएगा आपका अनुकरण। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही एंड सटीक आंसर। अगला है कि खोज विधि का प्रमुख गुण कौन सा है? खोज विधि का, तो खोज क्रियाशीलता है, संवेदनशीलता है, रचनात्मकता है, मौलिकता है? तो इसमें क्रियाशीलताएं क्या है? क्रियाशीलता है। ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। अगला कि प्रोजेक्ट विधि में छात्र महसूस करते हैं, तो प्रोजेक्ट विधि में छात्र होते हैं किस प्रकार महसूस करते हैं? बंधन, स्वच्छ, स्वतंत्रता या फिर सहयोग प्रोजेक्ट विधि में। तो प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है? ये छात्र होते हैं वो स्वतंत्र महसूस करते हैं प्रोजेक्ट विधि में। क्यों? क्योंकि वो प्रोजेक्ट हैं वो स्वयं बनाते हैं, अपने
अपने जो अभ्यास हैं, अपने खोज हैं, अपने उनके अनुसार बनाते हैं अपनी, ठीक है? तो स्वतंत्रता विधि के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला कि जिस विधि के द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है, जिस विधि में गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है, तो आगमन विधि, विश्लेषण, संश्लेषण, निगमन। गणित शिक्षण में स्थायित्व किसमें मिलता है? तो स्थायित्व मिलता है आगमन में। तो मैंने अभी बात की थी आगमन विधि है, ये एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है? जिसमें जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान ज्ञान स्थायित्व होता है, ज्ञान स्थायित्व होता है। इसीलिए जो स्थायित्व मिलता है ना, स्थायित्व मिलता है किसमें मिलता है? आगमन में। और इसका उल्टा हो जाएगा, निगमन में हो जाएगा। अगला है कि गणित का शिक्षक अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन किस विधि से करता है, बताइए? अज्ञात से ज्ञात की ओर, बहुत सिंपल है, ठीक है? अज्ञात से ज्ञात की ओर। निगमन इसका उल्टा हो जाएगा, आगमन, ठीक है? तो फिलहाल इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर, निगमन विधि। क्योंकि पहले अज्ञात पाए उसको ज्ञात किया जाता है निगमन विधि के माध्यम से। अगला है कि जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरण के द्वारा की जाती है, तो उदाहरण के द्वारा की जाती है आगमन में। जहाँ पर पहले उदाहरण आ जाए आगमन, जहाँ पर पहले नियम आ जाए तो हो जाएगा निगमन। अगला है कि विश्लेषण विधि की पूरक विधि कहा जाता है, विश्लेषण की पूरक विधि कौन सी है? तो विश्लेषण की पूरक विधि कौन सी है, बताइए? संश्लेषण। विश्लेषण की पूरक है संश्लेषण, आगमन की पूरक है निगमन। अगला है कि अंक गणित है तो निम्न में से सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण विधि अंक गणित के लिए आगमन विधि हो जाएगा। अ से अंक गणित, अ से आगमन। अगला है कि खोज विधि का प्रतिपादक किसने किया था? खोज विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि है, इसका प्रतिपादित किसने किया था? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना इसको। खोज विधि का जनक कहते हैं, प्रतिपादन कहते हैं, प्रतिपादक किसने किया था? तो प्रोफेसर आरएम स्ट्रॉन्ग ने किया था, रट लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि निम्न में से कौन सी विधि तर्क प्रधान है? तर्क वाली कौन सी विधि है? संश्लेषण, विश्लेषण, व्याख्यान या फिर खोज विधि, किसमें तर्क है, तर्क प्रधान है तर्कों की, बताइए? तो यहाँ पे हो जाएगा आपकी विश्लेषण। कौन सी हो जाएगा? विश्लेषण। विश्लेषण है वो तर्क प्रधान विधि है। अगला सवाल है कि आगमन विधि का एक दोष कौन सा है? आगमन विधि का दोष बताना है। आगमन विधि में क्या ज्ञान अस्थायी होता है? बताइए इसका आंसर, ठीक है? और ज्ञानार्जन धीमी गति से होता है, विषय यहाँ पे निरस हो जाता है, आत्मनिर्भरता कम हो जाती है। आगमन विधि का आपको बताना है, क्या दोष बताना है, आगमन विधि का कौन सा यहाँ पे दोष है? तो दोष यही है कि इनमें ज्ञान होता है ना, वो ज्ञान धीमी गति से होता है, ठीक है? ज्ञान क्या होता है? धीमी गति से होता है आगमन विधि में। ये इनका है दोष है, ठीक है? यहाँ पे आप अस्थायी मत कर देना, क्योंकि स्थायी होता है, इसका उल्टा यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है? स्थायी तो होता है, ये तो इनका गुण हो जाता है, इसका उल्टा, क्योंकि ज्ञान वो स्थायी इसमें नहीं होता है, ये तो होता है निगमन में होता है, ठीक है? निगमन हो जाएगा। निगमन का दोष क्या हो जाएगा? ज्ञान अस्थायी होता है, लेकिन आगमन में ज्ञान होता है वो धीमी गति से होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा पद विश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है? तो कौन सा पद विश्लेषण, समस्या की प्रस्तुति होती है, समस्या की अनुभूति होती है, समस्या का विश्लेषण होता है, लेकिन समस्या का यहाँ पे संश्लेषण इसमें नहीं होता है। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला है कि प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर? तो प्रयोगशाला में रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करके सीखना, करके सीखना किस में है? प्रयोगशाला में। क्यों? क्योंकि इसमें विद्यार्थी खुद करते हैं, स्वयं करते हैं, ठीक है? प्रयोग करते हैं, वो विद्यार्थी स्वयं करते हैं, तो विद्यार्थी स्वयं वो करके सीखते हैं, ठीक है? इसीलिए करके सीखने वाली विधि है, सी आंसर करेक्ट। अंकगणित शिक्षण विधि है तो इसमें अंक गणित कौन सी है? तो यहाँ पे खेल विधि है वो अंक गणित। वैसे अंक गणित कौन सी हो जाएगी? आगमन विधि हो जाएगी, लेकिन आगमन यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है, तो आगमन के अलावा आपको खेल विधि भी करना होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन, अगला है कि जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरण के द्वारा दी जाती है, तो वो कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पे नवीन नियम की स्थापना देखिए,
आप ऐसे मत कर देना कि पहले नियम आ रहा है इसलिए हम निगमन, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नियम की यहाँ पे स्थापना होती है किसके माध्यम से? उदाहरणों के द्वारा। तो उदाहरण तो पहले हो गए, उसके बाद में नियम हो गए, तो वो आपकी होगी आगमन विधि। सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत लागू होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर जो सिद्धांत लागू होता है तो वो होता है निगमन विधि में। ठीक है, ठीक है, निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ये क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होंगे जो आपके सोपान है ना, आगमन और निगमन के 100% इसका क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? निगमन हो जाएगा। निगमन डी आंसर करेक्ट। अगला है कि वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि कौन सी है? वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि तो बिल्कुल वैज्ञानिक विधि पर है वो प्रायोजना विधि। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कौन सी है यहाँ पे? प्रयोजना, प्रायोजना। ठीक है, प्रायोजना विधि है, ये वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, वैज्ञानिक विधि है। इसमें जो वैज्ञानिक उपकरण हैं, खोज हैं, ठीक है, और प्रयोजना है, योजना है, ये इसका इस पर आधारित होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। अगला है कि खेल प्रवृत्ति पर बल देती हैं। खोज प्रवृत्ति पर बल देती है। निगमन, संश्लेषण, अन्वेषण, व्याख्यान। खोज प्रवृत्ति तो आपकी हो जाएगी कौन सी? खोज। यहाँ पे खोज का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? अन्वेषण। अन्वेषण का ही मतलब होता है खोज। तो यहाँ पे खोज प्रवृत्ति जो बल देती हैं, प्रबल देती हैं, अन्वेषण विधि देती हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि गणित शिक्षण में अध्यापक को सदा किस सूत्र का प्रयोग करना चाहिए? किस सूत्र का प्रयोग करना चाहिए? तो सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर। ठीक है, गणित शिक्षण में अध्यापक को हमेशा किस सूत्र का प्रयोग करना चाहिए? सबसे पहले सरल और उसके बाद में कठिन की ओर जाना चाहिए। ऑप्शंस यहाँ पे आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अगला है कि हयूरिस्को शब्द का अर्थ होता है, तो बता सकते हो इसका आंसर बिल्कुल हयूरिस्को। हयूरिस का मतलब, तो इसका मतलब होता है खोज। ऑप्शंस आपका डी। अगला सवाल है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है? तो साथियों ये होता है व्यवहारिक रूप पर। ऑप्शन आपका सी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण का सर्वाधिक महत्व रूप होता है। भौतिक नहीं होता है, मानसिक नहीं होता है, आध्यात्मिक नहीं होता है, बल्कि व्यवहारिक रूप से ही होता है। सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है? तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति, या फिर ये सभी? तो बिल्कुल ये सभी हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये सभी हो जाएगा राइट। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछे? एक मिनट, एक सेकंड। गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है? देखिए यहाँ पे, अगर देखिए यहाँ पे बच्चे आ गए, अगर आपको प्राथमिक रूप से पूछ लें, प्राथमिक रूप से यहाँ पे पूछा गया है तो आपको विचार शक्ति करना है। लेकिन और ओवरऑल पूछे आपको, ठीक है, उच्च प्राथमिक तक तो आपको तर्क शक्ति भी होती है, आत्मविश्वास भी होता है, विचार शक्ति भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो फिलहाल इसका राइट ऑप्शन हम करेंगे विचार शक्ति। कौन सा हो जाएगा? विचार शक्ति पर। अगला क्वेश्चन है कि अंक गणित शिक्षण का महत्व क्या है? अंक गणित शिक्षण का महत्व क्या होता है? तो अंक गणित शिक्षण का महत्व क्या होता है? ये एक व्यवहारिक 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 उपयोगिता के लिए, व्यवसाय तथा मजदूरी के लिए, घरेलू कार्यों के लिए अंक गणित का हम उपयोग कहाँ करते हैं? जो भी हमारे अंक होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, इनका उपयोग कहाँ करते हैं? इनका उपयोग व्यवहारिक रूप से भी होता है, व्यवसाय में भी होता है, मजदूरी में भी होता है, घरेलू में जो भी कार्य होते हैं उसमें भी होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट। अगला है कि रेखा गणित शिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? रेखा गणित में किसका? तो रेखा गणित में आपको रट लेना है कि प्रदर्शन विधि का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंक गणित शिक्षण में कौन सी विधि उपयुक्त है? अंक गणित में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते रहे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपकी समीकरण। अंक गणित में कौन कौन सी आती हैं? ठीक है, अंक गणित में आपकी आगमन आती है, और क्या कौन सी आती है? और आपकी खेल विधि आती है, और आपकी समीकरण विधि भी आती है, ये अंक गणित में आती है। क्षेत्र मिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है। वो तरीका दर्शाता है कि वो निगमन उपागम, प्रायोगिक उपागम, व्यवहारिक उपागम, या फिर आगमन उपागम। तो वो निगमन उपागम का अनुपालन कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? मुख्य रूप से विधि कौन सी गणित शिक्षण की? तो व्याख्यान विधि भी है, प्रदर्शन विधि भी है, आगमन निगमन भी है, उपरोक्त सभी।
ठीक है, डी आंसर करेक्ट। अगला है कि रेखा गणित की किसी साध्य का हल ज्ञात करने के लिए जो निम्नलिखित विधि का प्रयोग करते हैं। रेखा गणित के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल है कि अध्यापन हेतु किसी विधि का चयन करते समय विद्यार्थियों की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना आवश्यक है, तो वो कौन सा बिंदु हो सकता है इसमें से। देखिए, यहाँ पे अध्यापन हेतु किसी विधि का चयन करते समय शिक्षणार्थियों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो विद्यार्थियों की रुचि और उत्साह पर निर्भर करता है। विद्यार्थियों की रुचि और उत्साह पर, न कि मानसिक परिपक्वता पर, न ही उनके साधन और उपकरणों पर, और न ही आर्थिक पर, और न ही पारिवारिक पृष्ठभूमि पर। तो उनकी रुचि और उत्साह के अनुसार ही उनके जो शिक्षणार्थियों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन सी, रुचि और उत्साह के अनुसार ही। अगला है कि कौन सी शिक्षण विधि औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग की जाती है। औपचारिक रूप से कक्षा में जो व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है, यहाँ पर कठिन पूछा है। ठीक है, तो कौन सी विधि हो जाएगी, तो वो आपकी देखिए, कक्षा में आगमनात्मक विधि हो जाएगा, निगमन भी हो जाएगा, विश्लेषण भी हो जाएगा, लेकिन परियोजना है वो कक्षा में इनका औपचारिक रूप से हम इनका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसका परियोजना के लिए हम लैब की ज़रूरत होती है। किसकी होती है, लैब, प्रयोगशाला की ज़रूरत होती है, तो वो कक्षा में करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए परियोजना विधि यहाँ पे कठिन हो जाएगा। आंसर सी। विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्न पश्चात किया जाता है। तो विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए जो संश्लेषण विधि है, इनका प्रयोग किन के पश्चात में किया जाता है, तो संश्लेषण का किया जाता है, विश्लेषण का तो विश्लेषण पहले की जाती है, उसके बाद में संश्लेषण की जाती है। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो उपयोगी सेक्शन विधि है, तो वो आपकी कौन सी, जो पहले पढ़ा चुका हूँ, तो आपकी विश्लेषण विधि हो जाएगी। अगला है कि गणित में सोचने तथा तर्क करने की क्षमता का विकास करने के लिए उनमें से कौन सी विधि सबसे उपयोगी है। सोचने और तर्क करने के लिए, सोचने और तर्क वाली कौन सी समस्या समाधान विधि है। समस्या समाधान, समस्या को हम समाधान करते हैं तो तर्क के माध्यम से करते हैं। हमें किसके तर्क को, तो हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, विचार करते हैं, ठीक है, अपना दिमाग दौड़ाते हैं, तो वो कौन सी हो जाएगी, समस्या का हम समाधान करते हैं, तो उसमें तर्क भी आ जाता है, उसमें सोचते भी हैं, ठीक है, और विचार भी आता है, हमारे दिमाग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, क्लास की यहीं पर हम संपन्न करते हैं। कैसी लगी क्लास, इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। आपको रेगुलर 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 रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, धन्यवाद।